हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th आईसीएसई बायो का 8th चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यह चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। क्या होता है ये? एक टाइप का ये ऑर्गन सिस्टम ही है जिसमें क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड को कैरी करने के लिए क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें द सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड दी बॉडी। ठीक है, अब हम खाना खाते हैं, है ना। वो खाना क्या होता है, पेट में जाकर क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है ना। अब जो हमें खाने से मिला, जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले, है ना, वो क्या होने चाहिए, अब बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, उनके पैर तो है नहीं कि वो चल कर चले जाएंगे, हैं होते हैं कोई पैर? नहीं होते ना। तो क्या करते हैं, ब्लड के साथ वो मिक्स हो जाते हैं और फिर क्या होता है, ब्लड जो है उसको पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट कर देता है और जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो वहाँ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, वही लिखा है पहला पॉइंट। द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट्स एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और अगला क्या है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है बताओ मुझे। हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, है ना। अब आपने कभी सोचा कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपने, वो ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचती है? कभी सोचा आपने? सोचा होगा ना। तो क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना, पहले जो ऑक्सीजन अंदर गई वो ब्लड के साथ क्या होगी, मिक्स होगी, और जो ये ब्लड है ना, ये ऑर्गन्स तक जाता है और जो ऑक्सीजन उसके अंदर डिजोल्व हुई वो उनको दे देता है। ठीक है, और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उनसे वापस ले लेता है। ठीक है, और इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन है ना, वो पहले लंग्स तक जाती है हमारे। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं लंग्स से, फिर ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है कि पहले जो ऑर्गन्स हैं, है ना, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर उनसे लेने के बाद वो लंग्स तक लेकर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, वही लिखा है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉज इन एयर एंड द ऑक्सीजन पिक्ड अप फ्रॉम इट इन द लंग्स हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिमिलरली द CO2 collected from the entire body has to be carried to the lungs to be exhaled out of the body। हुआ ना क्लियर? और अब अगला क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमने इसके बारे में पढ़ना है ना। अब आपको पता है कि ब्लड में क्या होता है, काफ़ी सारे वेस्ट भी होती हैं, है ना, काफ़ी तरह के, जैसे यूरिया हो गया, है ना, और कितने तरह के होते हैं जो क्या होने चाहिए, बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। और किडनी क्या करती है, उन वेस्ट्स को ब्लड से क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। ठीक है, और रिमूव करने के बाद जो वो वेस्ट है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, ये लिखा है, ऑल द एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स एंड the nitrogenous wastes such as urea have to be removed from different parts and have to be sent to the excretory system to be thrown out of the body। ठीक है, अब जो हॉर्मोन्स हैं, है ना, हमें अगर मुझे गुस्सा चढ़ा, है ना, तो किसकी वजह से चढ़ता है, हॉर्मोन्स की वजह से। अगर अब मैं खुश भी हूँ तो इसमें किसका रोल होता है, मेरी खुशी में भी हॉर्मोन्स का। ठीक है, जो हॉर्मोन्स हैं, है ना, ये भी किसके थ्रू एक्ट करते हैं, ब्लड के थ्रू। ठीक है, और ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं, बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। ये लिखा है, हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम हैव टू बी कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड टू एक्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड सो ऑन। तो हमें ट्रांसपोर्ट की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ी? पहला तो क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर अगला क्या है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर अगला क्या है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और फोर्थ क्या है, द एंडोक्राइन सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब ये जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, ये कौन परफॉर्म करता है, ये फंक्शन हमारी बॉडी में मेनली 2 फ्लूइड्स होती हैं जो ये फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और उनका नाम क्या है, एक पहली तो क्या है, ब्लड, और दूसरी क्या है, लिम्फ। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि ब्लड का काम अकेला ट्रांसपोर्ट का ही नहीं होता, इसका रोल और काफ़ी जगहों पर होता है। ठीक है, अब हमने वो आगे के सेक्शंस में हम वो डिटेल में कवर करेंगे। तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी फ्लूइड्स हैं, पहला तो क्या है, ब्लड, दूसरा क्या है, टिश्यू फ्लूइड, और थर्ड क्या है, लिम्फ।
अब ब्लड क्या होता है ना, हमें ये तो पता ही है। ब्लड कहाँ पर होता है, हार्ट में होता है हमारे, और कहाँ पर होता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, और दूसरा क्या है, टिश्यू फ्लूइड। ये क्या होता है टिश्यू फ्लूइड, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, है ना, हमारे ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं, और जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, उसके बीच में जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। फॉर एग्जांपल ये देखो, अब मैं क्या बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किडनी बना रहा हूँ। ठीक है, रफ सी बना रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, ये किडनी है, ये किससे मिलकर बनी है, अब ये जो किडनी है सेल से मिलकर बनी है। मैं यहाँ पर सेल्स बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बना दिए, सेल्स बना दिए मैंने। ठीक है, अब ये जो दो सेल्स हैं ना, इनके बीच में क्या है, स्पेस है, और इस स्पेस में जो लिक्विड जो होता है इकट्ठा हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। हो रहा है क्लियर? ठीक है, तो हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिम्फ के बारे में। लिम्फ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, विद इन द लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स की आपने एग्जांपल्स लर्न करनी है, कौन सी हैं, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। ठीक है, अब ये जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है ना, ये हम अपने आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा तो आपको ये अभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये बाद में करेंगे। ठीक है, बाद में भी ये पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है हमने। ठीक है, अब आगे क्या है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अगर टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया तो क्या आंसर आएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच आर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि नेम द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, तो वो कौन सी होती हैं, वो होती है पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर तो क्या है, हमने ये पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला तो क्या है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, अब हम ह्यूमंस हैं, है ना, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, है ना, हमारा हार्ट जो है ये ब्लड में थोड़ी तैर रहा है, ऐसा थोड़ी है ना, कि हमारी पूरी बॉडी में क्या है, मतलब ब्लड में सारे ऑर्गन्स क्या है, तैर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ब्लड कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स में ही होता है ना। अगर ब्लड वेसल में अगर कट लग जाए तो ब्लड वहाँ से बाहर आता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा जो भी ऑर्गन्स हैं, है ना, वो क्या ब्लड में डूबे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास कौन सा सिस्टम है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ऑल द ब्लड इन आवर बॉडी सर्कुलेट्स इन अ क्लोज्ड मैनर, दैट इज ऑल द टाइम थ्रू द ब्लड वेसल्स। सच अ टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड ए क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में ही क्या है, फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इस सिस्टम को, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी ले लेता हूँ मॉस्किटो, है ना, मच्छर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ना, उनकी जो भी उनके ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर वो ना ब्लड में तैर रहे होते हैं, उनके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस सिंपल ऑर्गन्स ही होते हैं उनके पास। तो उनका कौन सा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी स्पेसिस विदाउट वेसल्स। ठीक है, हो रहा है क्लियर? अब आगे क्या है, द कलर डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे हमने लिखा है कि वैसे तो अगर हम डायग्राम्स देखें, है ना, तो हम आर्टरीज को रेड कलर का शो कर देते हैं और वेन्स को ब्लू कलर का। ठीक है, पर ये ऐसा रियल में होता नहीं है कि वेन्स ब्लू कलर की होती हैं और आर्टरीज रेड। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि वेन्स ब्लू कलर की होती हैं, ये तो हम जस्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या कर देते हैं, ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर हम देखें, है ना, हमारी जो हैंड में जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वेन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, हमें ब्लू कलर की नज़र आती हैं, है ना। आप अभी देखो अपनी ये यहाँ पर क्या होता है, ब्लू कलर की आपको वेन्स नज़र आएंगी, वेन्स नहीं सॉरी, हाँ वेन्स, ठीक है, वही नज़र आएंगी। अब आपको पता है इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है क्योंकि जो हमारी वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लेस मस्कुलर होती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो हमें रेड कलर की ही अपीयर होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। ठीक है, और जो
आर्टरीज ब्लड को कैरी करती हैं वो क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। बट जो वेन्स होती हैं है ना, वो क्या कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है उसका कलर क्या होता है, डार्क रेड। तो चलो अब हम पढ़ें। कन्वेंशनली इन द डायग्राम्स वी शो आर्टरीज इन रेड कलर एंड वेन्स इन ब्लू। दिस कलर डिफरेंशिएशन इज नॉट होली ट्रू। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेड बाय द आर्टरीज इज ब्राइट रेड, बट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड CO2 ट्रांसपोर्टिंग ब्लड इज डार्क रेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पता क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, बट इफ़ यू एवर लुक एट द प्रोमिनेंट वेन्स ऑन द आर्म्स और हैंड्स, स्पेशली ऑफ द ओल्ड पीपल, आउटवर्डली मतलब बाहर से अगर हम देखें उनकी वेन्स की तरफ, दे डू लुक ब्लूइश एंड दैट इज ड्यू टू लेस थिकर मस्कुलर वॉल्स ऑफ द वेन्स। अब ये तो हमने पढ़ लिया सर्कुलेटरी फ्लूइड्स के बारे में, है ना। पर कुछ ऐसी फ्लूइड्स भी होती हैं जो क्या होती हैं, नॉन सर्कुलेटिंग। ठीक है, उनकी एग्जांपल्स क्या होती है, ये आपने याद रखनी है, पेपर में पक्का आ सकता है। ठीक है, पहली एग्जांपल क्या है, साइनोवियल फ्लूइड, और दूसरा क्या है, विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, इनके बारे में आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, अब ये आपने बस एग्जाम्पल्स ही याद रखनी है। और आगे क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, कि ब्लड होता क्या है। पहले तो हमें ये तो पता है कि ब्लड जो है है ना, हमारी ब्लड वेसल्स में क्या है, फ्लो करता रहता है। अगर आप कभी अपने ये वेन्स के ऊपर हाथ भी रखोगे तो आपको क्या फील होगा, कुछ सेंसेशन सी फील हो रही होगी आपको कि हाँ कुछ फ्लो कर रहा है। वो क्या फ्लो कर रहा होता है, वो ब्लड ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इट इज़ नेवर स्टेशनरी, इट इज़ ऑलवेज इन मोशन फ्रॉम द हार्ट टू द आर्टरीज एंड बैक थ्रू द वेन्स। ठीक है, कलर क्या होता है, अब इसके दो कलर हो सकते हैं, एक तो ब्राइट रेड भी हो सकता है या फिर डार्क रेड भी। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकल करके देखना है तो क्या करना है, एक ना डॉक्टर के पास जाना और उसको कहना, डॉक्टर मेरे ना एक सिरिंज से मेरे आर्टरी से वेन निकालो और एक वेन से ब्लड निकालो। ठीक है, और फिर आप देखना जो ब्लड वो निकालेगा ना डॉक्टर, आप देखना कलर, आपको पता चलेगा कि आर्टरीज में कौन सा ब्लड का कलर होता है, ब्राइट रेड, और वेन्स में कौन सा होता है, डार्क रेड। ब्राइट रेड क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड, और जो वेन्स होते हैं उसमें कौन से कलर का होता है, डार्क रेड। डार्क रेड क्यों, बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब वॉल्यूम कितनी होती है, एक मतलब कोई भी पर्सन है उसकी बॉडी में टोटल ब्लड, ठीक है, वो कितना होता है, 5 to 6 लीटर्स वॉल्यूम इतनी होती है। ठीक है, और टेस्ट क्या होता है, आपके अगर कभी चोट लगी हो, है ना, तो आपने मतलब उंगली पे फॉर एग्जांपल चोट लगी, आप क्या करते हो, जब ब्लड आने लगता है आप मुंह में डाल लेते हो उंगली। आपने टेस्ट तो किया ही होगा कभी ना कभी ब्लड अपना, ना, तो टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टिश होता है ना। वही लिखा है, परहैप्स वी ऑल हैव टेस्टेड आवर ब्लड एज इन केस व्हेन देयर इज अ कट इन द टंग और ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स। इट टेस्ट सॉल्टिश, द ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन होता है, और pH कितना होता है, 7.3 to 7.45। ठीक है, ये pH आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है हमने, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के मेनली कितने फंक्शंस होते हैं, 2 ही होते हैं। ठीक है, पहला तो क्या है, ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन। अब ट्रांसपोर्ट किसका, पहले तो डाइजेस्टेड फूड, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, एक्सक्रीटरी मटेरियल का भी, हॉर्मोन्स का भी। ये नहीं बताया एक मैंने कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट में क्या है कि मतलब अगर आप अपनी बॉडी को कहीं भी टच करते हो, है ना, तो आपको जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेम ही में फील होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपकी नाक ज़्यादा गर्म है ना, और आपकी टांगें बिल्कुल ठंडी पड़ी हैं, ऐसे थोड़ी होता है, सेम टेम्परेचर ही होता है ना। तो ये सेम टेम्परेचर मेंटेन करने में कौन आपकी हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ लें कि पहला फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल टू द टिश्यूज़। अब एलिमेंट्री कनाल होता क्या है, हमने ये पढ़ना है अभी पहले। तो एलिमेंट्री कनाल क्या होता है कि जब हम फूड खाते हैं ना, फूड हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से पास करता है, वो किस में काउंट होता है, वो काउंट होता है इन द एलिमेंट्री कैनाल। फॉर एग्जांपल हमने माउथ से फूड को खाया, है ना, माउथ भी क्या हो गया, एक तरह से एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड हो गया।
फिर जब हमने खाना खाया फिर क्या होगा, वो स्टमक में जाए, पहले फूड पाइप में जाएगा, है ना, फिर क्या होगा स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर क्या होगा वो फूड जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो इसके पाथ जो भी था फूड का वो सब किस में इंक्लूड होगा, वो एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड होगा, जो भी पाथ था। ठीक है, उस पाथ में से जो फूड था जो डाइजेस्ट किया, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स फिर मिले उस डाइजेस्टेड फूड से, है ना, उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड ने क्या किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उनको टिश्यूज़ तक पहुंचा दिया। ठीक है, और ये सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, सिंपल शुगर हो गया लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हो गए, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स एक्सेट्रा। और सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमने पहले ऑक्सीजन इनहेल की, हमारी लंग्स में ऑक्सीजन चली गई, और फिर क्या होता है, जो लंग्स में से ब्लड जो होता है ना, वो क्या क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा पिगमेंट होता है ब्लड में, हेमोग्लोबिन होता है, ये तो आपने पढ़ा है ना। तो क्या होता है, जो ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें जो हेमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ये एचबी क्या है, हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है किसकी फॉर्म में होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, और अब क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, जो भी हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, हमारे ऑर्गन्स में से ब्लड क्या करता है, उसको पहले इकट्ठा कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, उनको किसकी फॉर्म में क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ना कार्बन डाइऑक्साइड को भी पता कैसे ऑब्जर्व करता है, पहले उसके साथ रिएक्शन करता है Hb+CO2, फिर क्या बना लेता है, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, क्या बना लेता है, कार्बमिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कहाँ पर जाती है, ये लंग्स तक जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, लंग्स में जब आ गई कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या हम करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, आपने ये ज़रूर याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी फॉर्म में, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, फोर्थ क्या है अब, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। ठीक है, फ्रॉम द टिश्यूज टू द लीवर, किडनी और द स्किन फॉर द एलिमिनेशन और टू रेंडर देम हार्मलेस। अब जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, जो हमारे किसी भी काम का नहीं होता, ब्लड क्या करता है, उन सबको भी एब्जॉर्ब कर लेता है पहले, और कहाँ पर लेकर आ जाता है, लीवर के पास, किडनी के पास और स्किन के पास। लीवर क्या करता है, उन सब की डाइजेशन में हेल्प, डाइजेशन नहीं सॉरी, उनको डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करता है लीवर, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, डिटॉक्सीफाई मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं वेस्ट मटेरियल, और उनको मतलब लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करने में लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। और किडनी के पास क्यों लेकर जाता है एक्सक्रीटरी मटेरियल को, क्योंकि हमारी जो यूरिन जो भी एक्सक्रीट करते हैं ना, ये कौन प्रोड्यूस करता है, हमारी किडनी से प्रोड्यूस करती हैं, है ना। और स्किन कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल जो स्वेट है ना, स्वेट में क्या होता है, स्वेट मतलब पसीना, पसीने में क्या होता है कि जो भी एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं, है ना, वो सब क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं स्किन की हेल्प से। ठीक है, और जो हॉर्मोन्स हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वो ब्लड में डायरेक्टली आ जाते हैं, फिर ब्लड क्या उनको जहाँ पे भी उन्होंने जाना है उनको क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट वाला मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, और अब आगे क्या है, प्रोटेक्शन। अब फॉर एग्जांपल आपके चोट तो कभी ना कभी तो लगी होगी, है ना, लगी है ना। तो जब चोट लगती है तो क्या होता है, ब्लड वहाँ से क्या निकलता है, बाहर निकलता है ना। पर आपने थोड़े टाइम बाद क्या देखा होगा कि जो चोट है उसके ऊपर कुछ ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का वो क्रीम्ड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो आ जाता है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना, अगर वो क्लॉट जो है नहीं फॉर्म हुआ तो क्या होगा, ब्लड जो है निकलता रहेगा, है ना, ब्लड का क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम लॉस हो जाएगा, है ना। और क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है ना, वो क्या करेंगे, वो जो आपके जख्म हुआ होगा उसके अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, और जो इन्फेक्शन है उसको बढ़ा देंगे। तो वही लिखा है, ब्लड फॉर्म्स द क्लॉट वेयर एवर देयर इज अ कट इन अ ब्लड वेसल। द क्लॉट सर्व्स टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड एंड द एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ठीक है, अब जब हमारे चोट लगी है ना,
तो आपने कभी ये सोचा है कि इन्फेक्शन जो है इतनी बढ़ती क्यों नहीं है? सोचा होगा ना ये भी। तो क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, उनके अंदर क्या होती हैं, ढेर सारी ना एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जो भी जर्म एंटर हो गया उसको क्या करते हैं, उसके साथ फाइट करती हैं, ठीक है, फाइट करती हैं और उनको हरा देती हैं, और क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होती, ठीक है। एक तो ये हो गया कि फाइट करना, और दूसरा क्या हो गया, अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटर हो जाए तो उसको ना वो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, खा जाती हैं, ठीक है। अब मतलब ये तो है नहीं कि वाइट ब्लड सेल्स का एक बड़ा सा माउथ होगा और उसके थ्रू खाएंगे, है ना। पता क्या होता है, उन जो सेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे फोल्ड करते हैं कि वो जो बैक्टीरिया उसको एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने क्या, ये वाइट ब्लड सेल एक बनाया, है ना, और अब क्या हुआ, यहाँ पे एक दुष्ट बैक्टीरिया क्या है, एंटर कर गया, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये क्या होगा, पहले तो क्या होगा, जो वाइट ब्लड सेल है ये बैक्टीरिया की तरफ जाएगा, है ना। ये वाइट ब्लड सेल क्या हुआ, बैक्टीरिया के पास आ गया, ठीक है, ये दुष्ट बैक्टीरिया के पास आ गया। और अब क्या किया, ये जो सेल है ना, इसने मतलब अपने आप को ऐसे फोल्ड कर लिया, और क्या कर लेता है, ये बैक्टीरिया को अपने अंदर ऐसे एनगल्फ कर लेता है। पहले ऐसे कि इसने अपनी शेप, ठीक है, और फिर क्या कर लिया, ये मतलब ना इसको ऐसे ही अपने अंदर क्या कर लिया, दफन करके, और क्या इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, ऐसे। ये क्या है, ब्लड सेल है, और अंदर क्या है, बैक्टीरिया, इसको क्या कहते हैं, एनगल्फ कर लेना। तो वही लिखा है, इट्स वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स मतलब सेल्स, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज बाय एनगल्फिंग बैक्टीरिया विच में हैव एंटर्ड द बॉडी, ठीक है। एनगल्फिंग को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि उनको मतलब स्वेलो कर लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, सेल्स बैक्टीरिया को। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट प्रोड्यूसेस एंटीटॉक्सिन्स एंड एंटीबॉडीज विच न्यूट्रलाइज द पॉइजनस सब्सटेंसेस और किल दी जर्म्स विच एंटर दी बॉडी, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, फाइट करती हैं, और जो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा पॉइजनस बैक्टीरिया क्या है, एंटर कर गया बॉडी में, तो वो क्या करेंगे, पहले तो जो पॉइजन है जो भी बैक्टीरिया का, उसको क्या करेंगे, डिटॉक्सीफाई करेंगे। डिटॉक्सीफाई मतलब लेस पॉइजनस में कन्वर्ट करेंगे। और जब वो कम खतरे वाला बन गया तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। और आगे क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या होता है, पहले तो प्लाज्मा होता है, और दूसरा क्या होता है, सेलुलर एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, एंड इट कंस्टिट्यूट्स 55 to 60% ऑफ ब्लड। और सेलुलर एलिमेंट्स में क्या आते हैं, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। इनके बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ब्लड में 55 to 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 40 to 45% क्या होता है, सेलुलर एलिमेंट्स। और इन सेलुलर एलिमेंट्स में क्या आते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लाज्मा की जो कॉम्पोजिशन है ना, वो क्या है, इसके अंदर वाटर कितना होता है, 90 to 92%, ठीक है। और प्रोटीन क्या होता है, 7 to 8%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कितने होते हैं, 1%। और अदर सब्सटेंसेस मतलब बिल्कुल ट्रेसेस मतलब बिल्कुल छोटी छोटी अमाउंट, मतलब 0.000 समथिंग, इतनी छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको ये डाउट तो नहीं आ रहा कि यहाँ पे तो 55 to 60% लिखा है और यहाँ पे 90 to 92% लिख दिया। अब ये तो नहीं डाउट आ रहा कि ऐसा क्यों लिखा है। ये यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा है, टोटल प्लाज्मा का 90 to 92% है, ठीक है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा वैसे कितना होता है, 55 to 60% प्लाज्मा होता है ब्लड में, है ना। और उस 55 to 60% प्लाज्मा का जो 90 to 92% पोर्शन होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। 7 to 8% क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। और 1% क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। आपने ये कंपोजिशन भी क्या है, याद रखनी है, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हमने यहाँ पर पढ़े उनमें क्या क्या आता है, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। और जो सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन दी प्लाज्मा, ये जो अदर सब्सटेंसेस हैं, इनमें क्या क्या आता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फाइब्रिनोजन, हार्मोन्स, यूरिया एक्सेट्रा, ठीक है। और अब हम जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को रिमूव करते हैं ना, तो क्या बन जाता है, सीरम, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो क्या
करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम उसको रिमूव कर दें प्लाज्मा में से तो क्या बन जाता है, सीरम। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन या फिब्रिनोजन, ये आर है, ठीक है, FIBRINOGEN इक्वल टू सीरम। और अगर हमने ऐसी ब्लड की लिखनी हो तो वो क्या लिखेंगे, इक्वेशन अगर लिखनी हो, ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस सेल्यूलर एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड में यही पढ़ा है कि इसमें कौन क्या क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं और सेलुलर एलिमेंट्स। हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया और हमने आगे क्या पढ़ना है, इन सेलुलर एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। इनमें क्या क्या आता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो क्या है, सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया और क्या हो गया, प्लेटलेट्स। अब इनके दूसरे नेम्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनको क्या कहते हैं हम, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। एरिथ्रो मतलब क्या हो गया, रेड हो गया, और साइट्स मतलब सेल, मतलब रेड ब्लड सेल। ऐसी ल्यूको का क्या मतलब है, वाइट, और साइट्स का क्या मतलब है, सेल, मतलब वाइट ब्लड सेल, ठीक है। इनके मीनिंग अगर आप याद रखोगे ना तो आपको ये लर्न करने में ये वर्ड्स इजी रहेगा, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं हम, एरिथ्रोसाइट्स, और वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स मतलब क्या, इनका फंक्शन वगैरह क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ अब हमने पढ़ना है, ठीक है। पहले तो रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अभी थोड़ी देर पहले, कि रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को मतलब हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन की। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि दीज आर माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर बड़े बड़े सेल्स हो गए तो क्या होगा कि जो सेल है ना वो तो हमारी ब्लड वेसल्स में अटक ही जाएगा, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना वो भी पतली पतली सी होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी, है ना। अगर ब्लड अटक गया तो क्या होगा, कोई सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, है ना, और क्या हो जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं और बाइकॉनकेव होती हैं। और कॉनकेव का मतलब तो आपको पता ही होगा, फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, कॉनकेव का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर केव हो। फॉर एग्जाम्पल कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा है ना, ये क्या है, ये कनकेव है, इस साइड से कनकेव है ये, ठीक है। ये जो मैंने जहाँ पर डॉट लगाई है, ठीक है। अगर आप और भी डिटेल में समझना चाहते हो तो ये देखो, ये क्या है, एक डिस्क टाइप की है ये एक, है ना, क्या है, डिस्क है फॉर एग्जांपल, है ना। और इसके सेंटर में मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ से ऐसे दबा देता हूँ सेंटर में से, ठीक है। अब देखो ये सेंटर में क्या बन गई, केव बन गई एक, ध्यान से देखो सेंटर में क्या बन गई, कनकेव बन गई, दोनों साइड से सेम है ना। ये क्रैक्स अभी वैसे आ गई हैं, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है कि सेंटर में क्या बन गई, कनकेव, और दो साइड है केव, तो ये क्या हो गया, बाइकॉनकेव, ठीक है। और जो कॉर्नर्स है ना वहाँ पे क्या है, थिक मतलब मोटा, ठीक है। और सेंटर में क्या है, कनकेव है ना, मतलब क्या है, फ्लैट है, मतलब अंदर ये जो अंदर सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये तो क्या है, फ्लैट है बिल्कुल, ध्यान से देखो आप, है ना, फ्लैट है बिल्कुल। और साइड में से क्या है, थिक है, साइड मतलब पेरीफेरी, ठीक है। जब हमने साइड वर्ड यूज़ करना होता है तो हम क्या कहते हैं, पेरीफेरी, मतलब थिक एट द पेरीफेरी एंड फ्लैट इन द सेंटर, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको सेल दिखाया है ना, ये मैंने वैसे साइज़ में बड़ा बनाया था कि आपको मतलब अच्छे से दिख जाए, बट ये क्या होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट से होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है, ये लिखा है कि दीज आर माइन्यूट बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लैट इन द सेंटर एंड थिक एंड राउंडेड एट द पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब साइड्स, ये देखो साइड से क्या है, राउंड है बिल्कुल, है ना। और सेंटर में क्या है, सेंटर में फ्लैट है ना बिल्कुल। और क्या है, बाइकॉनकेव है ना, मतलब दोनों साइड क्या है, सेंटर में से क्या है, केव एक बनी हुई है ना।
और अब यहाँ पे ये लिखा है, पहले तो आप ये डायग्राम से भी देख सकते हो, है ना। सेंटर में से देखो कैसी हैं, बिल्कुल मतलब केव सी बनी हुई है सेंटर में, और साइड से कैसी हैं, थिक एंड राउंडेड है ना। और क्या डिस्क लाइक है ये भी, है ना। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखती है, मतलब साइड से क्या है, थिक है ना, और सेंटर में क्या है, केव बनी हुई है, ठीक है। और दोनों साइड ऐसी केव बनी होती है, तो क्या कह देते हैं, बाई कॉनकेव। ये हमने डायग्राम्स आगे पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अभी तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, दीज आर वेरी स्मॉल अबाउट 7 माइक्रोन इन डायामीटर, ठीक है। कितना साइज होता है इनका, 7 माइक्रोन। ये बहुत छोटा होता है, ये जो 7 माइक्रोन है, ये क्या है, इनका डायामीटर, ठीक है। अगर वो रेडियस पूछ ले फॉर एग्जांपल, है ना, और ऑप्शंस में दे क्या पूछे, रेडियस ऑफ रेड ब्लड सेल, और ऑप्शंस में दे आपको फॉर एग्जांपल 7 माइक्रोन, ठीक है, और दूसरा दे 3.5 माइक्रोन, दूसरा दे 1 माइक्रोन, और दूसरा और चौथा 5 माइक्रोन, तो क्या ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। मैंने रेडियस के बारे में पूछा है आपसे, तो क्या आएगा 3.5, ठीक है। आपने ये छोटी छोटी बातों का भी क्या रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है, पेपर में, क्योंकि यहाँ पे 7 माइक्रोन क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है रेड ब्लड सेल्स का। और 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है, 1,000th ऑफ ए मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का भी मतलब जो 1000वां हिस्सा होगा उसके इक्वल होता है 1 माइक्रोन। मतलब देख लो कितना ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा छोटा, ठीक है। और अब इनका रीज़न लिखा हुआ है कि जो स्मॉल साइज़ है ना, और जो कैविटीज़ हैं दोनों साइड पे रेड ब्लड सेल के, कैविटीज़ मतलब जो केव्स हमने बनाई है ना, और उसका रीज़न क्या है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ना है। अब आपको पहले मैं सरफेस एरिया का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास क्या है, बड़ा बच्चा खड़ा है और एक क्या छोटा बच्चा कोई भी खड़ा है ना, उनके हाथों में भी क्या होगा, जो हाथों का साइज़ होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। बड़े बच्चे का हाथ बड़ा होगा और छोटे बच्चे का हाथ क्या होगा, छोटा होगा, है ना। अब अगर मैं उनके सामने दो प्लेट्स रख दूं, मतलब एक प्लेट दोनों के सामने, और उसमें मैं फॉर एग्जांपल आटा रख दूं, ठीक है, और उनको मैं कहूं कि आप दोनों इस आटे में अपना हाथ रखो, तो आप मुझे बताओ किसके हाथ में ज़्यादा आटा लगेगा। जिसका बड़ा हाथ है ना, उसके हाथ में क्या लगेगा, ज़्यादा आटा लगेगा, मतलब जिसके हाथ का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, उसके हाथ पे क्या लगेगा, ज़्यादा आटा लगेगा। छोटे बच्चे का जो हाथ था उसका क्या सरफेस एरिया जो क्या है, कम है, तो वो जो फ्लोर था, आटा था, वो क्या लगा, कम लगा उसके हाथ पे। ऐसा ही रेड ब्लड सेल्स के केस में होता है कि जो स्मॉल साइज़ होता है और जो कॉन्केविटीज़ होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं कि जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती हैं, और कि फिर क्या होता है कि जब उन्होंने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी होती है तो वो मोर एफिशिएंटली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाती हैं, ठीक है। और अगर अब आपको स्मॉल साइज़ में कन्फ्यूजन आ रही है कि स्मॉल साइज़ से सरफेस एरिया बड़ा कैसे हो जाएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बॉल है, ठीक है, क्ले की बॉल है, ठीक है। अब ये जो क्ले की बॉल है ना, मैंने क्या किया, इसकी मतलब छोटे छोटे इसके टुकड़े लेकर, है ना, जितनी ये क्ले की बॉल थी, इस सभी मतलब मटेरियल की मैंने छोटी छोटी ढेर सारी बॉल्स बना ली, ठीक है। ढेर सारी मैंने ये क्या बना ली, बॉल्स बना ली, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, बॉल्स बना रहा हूँ। जितना ये मटेरियल था, मटेरियल अभी भी इतना इसमें उतना ही है, ठीक है, टोटल मटेरियल जो था, ठीक है। अब आप क्या करना, अपनी मैथ्स वाली टीचर के पास जाना और उनसे पूछना कि मैम कि ये जो बड़ी बॉल है ना, इसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है या इन सभी बॉल्स का टोटल मिलाकर सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। मटेरियल दोनों में सेम क्वांटिटी में ही यूज़ हुआ है, ठीक है। जो ये बॉल थी मैंने इसी के छोटे छोटे हिस्से किए हैं, ठीक है। आप ये पूछना, आपके मैम यही कहेंगे कि ये जो छोटी छोटी बॉल्स ढेर सारी बन गई एक की बजाय, इनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मॉल साइज़ का पहले तो ये फंक्शन हो गया कि हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। दूसरा फंक्शन क्या है कि मतलब ना, मैंने ये आपको पहले भी बता दिया है कि अगर रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है ना, अगर बड़ा होगा तो फ्लो ही नहीं कर पाएंगी, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स है ना, वो क्या हो जाएंगी, वहाँ पे पाथ को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी, और कोई फ्लो नहीं हो पाएगा ब्लड का, और क्या हो जाएगा, पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। वही लिखा है, द स्मॉल साइज इनेबल्स the red blood cells to travel through very fine capillaries in the body where they have to travel in a single file. Single file मतलब in a single line, ठीक है। लाइन मतलब रूट हो गया,
अब जो एडल्ट ह्यूमन मेल है ना, उसके पास कितने आरबीसीज होते हैं, 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और जो एडल्ट फीमेल है उसके पास थोड़े से कम होते हैं, कितने होते हैं, अबाउट 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 4.5 मिलियन भी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है अगर आप देखो, है ना। कितना हो गया 4.5 मिलियन, मुझे लैक्स में बताओ कमेंट सेक्शन में। अब हमने आगे किसके बारे में पढ़ना है, हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज़ द इफेक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के अंदर एक स्पेशल केमिकल का पार्ट होता है, वो क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखो पहले फॉर एग्जांपल एक आरबीसी है ना, उसके अंदर क्या है, एक कलरलेस मटेरियल है, स्ट्रोमा। ठीक है, ये स्ट्रोमा वर्ड आप अपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी पढ़ोगे। स्ट्रोमा का मतलब ही यही होता है कि जो कलरलेस हो, कलरलेस सब्सटेंस। आरबीसी के अंदर पहले क्या हो गया, कलरलेस सब्सटेंस, है ना, जिसको हमने क्या कह दिया, स्ट्रोमा कह दिया, है ना। और उसमें क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन हमारा वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि आप देखो जो ऑक्सीजन है ना, वो भी हीमोग्लोबिन के हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, टू दी ऑर्गन्स। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या, वो भी हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है ना, टू दी लंग्स एंड देन टू दी आउटसाइड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और अब ये जो हेमोग्लोबिन है ना, ये किसका बना होता है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, हेमिन एंड प्रोटीन ग्लोबिन। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में ये आ सकता है। और ये क्या करता है कि ये जो हेमोग्लोबिन है ना, इसको ऑक्सीजन बड़ा पसंद होता है। ठीक है, जब भी ये ऑक्सीजन को देख ले, ये कहता है आजा मेरे साथ मिल जा। ठीक है, वही है, इट हैज़ दी एबिलिटी टू कंबाइन रेडिली विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एन अनस्टेबल कंपाउंड। पर ना मतलब ना, जब ये साथ आ जाते हैं, है ना, तो ना इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं बहुत, कि मैं नहीं तेरे साथ रह सकती। ठीक है, तो जब भी कोई इनको ऑर्गन मिलता है ना, जो कहता है कि हाँ मेरे पास आ जा ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहता है चल अब तू जा, मैं तेरे से थक गया, तेरे बहुत नखरे हैं। ठीक है, तो जब कोई भी ऑर्गन आता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को मतलब सेपरेट कर देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने से। ऑक्सीजन क्या होगी, ऑर्गन के पास चली जाती है। ठीक है, कोई भी नीडी ऑर्गन हो उसके पास जो उसकी कदर करे ऑक्सीजन की। ठीक है, वही लिखा है, विच रेडली गिव्स अप ऑक्सीजन टू दी नीडी टिश्यूज। अब आगे क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, पर ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये सबसे ज़्यादा प्यार पता है किससे करता है, ये सीक्रेट की बात है, आप बताना मत किसी को। ठीक है, पता है किससे करता है सबसे ज़्यादा प्यार, ये जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो प्यार करता है। ठीक है, उसको बहुत प्यार करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी मतलब स्ट्रॉन्ग लव फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग ए स्टेबल कंपाउंड। और जब इनकी शादी हो जाती है ना, ये बड़ा स्टेबल, इनका रिश्ता मतलब ना बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, बिल्कुल स्टेबल होता है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता इनके रिश्ते में। और अगर ये इनके रिश्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या चाहेंगे कि हम सेपरेट हों, नहीं चाहेंगे ना। तो वही लिखा है कि हीमोग्लोबिन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग ए स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे कार्बोक्सी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। तो अब यहाँ पे अगर उसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपनी शादी कर ली है ना, तो क्या होगा, क्या वो ऑक्सीजन को पसंद करेगा हीमोग्लोबिन, है ना। वो क्या कहेगा, मेरे पास अच्छा लाइफ पार्टनर है, अब मैं तुझे नहीं लूँगा, है ना। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये क्या कर देगा, दिस कट्स डाउन द कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन समटाइम्स रिजल्टिंग इन डेथ। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के मतलब ट्रांसपोर्टेशन में अगर हीमोग्लोबिन नहीं हेल्प करेगा तो ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगी, है ना। अगर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाई तो ऑर्गन्स क्या करेंगे, है ना, फंक्शन करना बंद कर देंगे। और अगर ऑर्गन्स ने फंक्शन करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, ये एग्जांपल है, स्लीपिंग नियर बर्निंग फर्नेसेस इन स्मॉल रूम्स विदाउट वेंटिलेशन कैन रिजल्ट इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड मे इवन कॉज डेथ। फॉर एग्जांपल कई लोग क्या करते हैं कि जो फर्नेस है ना, उनके पास हो जाते हैं। फर्नेस फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेटल को गर्म करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, ढेर सारी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। अगर हम वहीं पर सो जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगी,
है ना, अगर कंबाइन करगी तो क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, अब हमने पीछे ये पढ़ा है कि जो वेन्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती हैं, है ना, पर ये पूरी तरह ट्रू नहीं है। जो ब्लड कैरी करती हैं वेन्स, उसमें थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन भी होता ही है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता ज़रूर है, पर जो आर्टरीज हैं उनसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वेन्स में ऑक्सीजन। ठीक है, इनसाइड द लंग्स द हीमोग्लोबिन बिकम्स 97 to 99% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। क्या लिखा है कि जो लंग्स है ना, वहाँ पे जो ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, मतलब ना वो 97 to 99% ना ऑक्सीजन को मतलब अपने अंदर सैचुरेट कर लेता है। सैचुरेट मतलब भर लेता है अपने आप को। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है लंग्स में से ब्लड। अब ये देखने वाली बात है कि देखो ब्लड जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब तो इतना कर लेता है ना, पर जब टिश्यू को देने की बात आती है तो वो बस 23% ऑक्सीजन ही मतलब टिश्यू को प्रोवाइड करता है, और बाकी क्या होती है, ऑक्सीजन ब्लड में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, वही लिखा है कि इनसाइड द रेस्पायरिंग टिश्यूज hemoglobin releases only about 23% of its oxygen and the blood returning in veins still contains about 75% oxygen। अब हमने क्या पढ़ना है, लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसीज। यहाँ पे क्या है कि एडल्ट्स में जो आरबीसीज है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, इन द बोन मैरो, इन द मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, स्पेशली इन द रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड इलियम ऑफ हिप गर्डल। ठीक है, ये लर्न करने वाला ही पॉइंट है। ठीक है, ये भी मतलब सारे लर्न ही करने हैं आपने। एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो क्या होता है, फॉर एग्जांपल पहले जाइगोट बनता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होती है पहले जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो में ये जो आरबीसीज है ये कहाँ पर बनते हैं, प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड स्प्लीन। जो चिल्ड्रन होते हैं ना, उनमें आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स अंटिल 5 years ऑफ एज। ठीक है, और जो यहाँ पे ना एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, जब ये बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब ये प्रोड्यूस हुए होते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो इनके अंदर ना न्यूक्लियस होता है, पर जब ये बड़े हो जाते हैं ना तो इनका न्यूक्लियस ना मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये जो विदाउट न्यूक्लियस अब रह गए, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। ई मतलब विदाउट, ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये लिखा है पॉइंट में। और जो एवरेज लाइफ होती है ऑफ एन आरबीसी कितनी होती है, 120 days। और जो ओल्ड एंड वीक रेड ब्लड सेल्स है ना, वो डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं, स्प्लीन में होते हैं, लीवर में होते हैं और बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, और जो लीवर में जो भी डिस्ट्रॉय होते हैं ना, वो क्या करता है, उसका जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है ना, आयरन कहाँ पे प्रेजेंट था आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट था आयरन, है ना, तो क्या करता है, आयरन को अपने अंदर ही रख लेता है लीवर। और जो रेस्ट पार्ट है जो भी सेल का है ना, उसको क्या करता है, बिलीरूबिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, बिलीरूबिन का पता है मेन फंक्शन क्या होता है, जो स्टूल होती है ना, उसको ये येलो कलर प्रोवाइड करने का काम करता है बिलीरूबिन। ये आपने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर में भी पढ़ना है। ठीक है, अब आगे क्या है, इन नॉर्मल एडल्ट अप्रोक्सीमेटली 2 million आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकंड। इन अदर वर्ड्स अबाउट 1% ऑफ द टोटल एरिथ्रोसाइट्स इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड एवरी डे। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। और अब आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज है ना, इनके पास ना न्यूक्लियस होता है। जो मैच्योर होते हैं उनके बारे में बात करूँ, मैच्योर मतलब जो बड़े हो जाते हैं आरबीसीज, उनके अंदर ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, फिर भी वो इतना अच्छा काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब पहले तो लॉस ऑफ न्यूक्लियस, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप अभी सोचो कि हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था रेड ब्लड सेल का, कि जो सेंटर में से वो क्या होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं, है ना। अगर न्यूक्लियस होता है ना, तो वो क्या मतलब सेंटर में केव बन पाती, सेल के अंदर नहीं बन पाती ना, क्योंकि अगर न्यूक्लियस होता तो वहाँ पे क्या होना था, वो सर्कुलर ही होनी थी शेप, और उनका सरफेस एरिया का क्या हो जाना था, डिक्रीज हो जाना था, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या है, डिक्रीज हो जानी थी। तो ये लॉस ऑफ न्यूक्लियस ऐसे हेल्प करता है। ठीक है, ये बस आपने यहाँ तक ही लर्न करना है ये पॉइंट। ठीक है, और आगे क्या है, लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को, है ना। और अगर रेड ब्लड सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या होता, रेड ब्लड सेल की सारी एनर्जी यूज़ कर लेते, है ना, बाकी सेल्स के लिए तो एनर्जी बचती ही नहीं।
है ना, अगर क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं प्रेजेंट, ये सारी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लेनी थी। फिर तो क्या हुआ, इससे अच्छा क्या हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो रेड ब्लड सेल्स में से वो एब्सेंट ही हो गया। ठीक है, वही लिखा है, मीन्स दैट लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स दैट द रेड ब्लड सेल्स कैन नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर देमसेल्व्स, सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारी जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, thus all the oxygen absorbed from the lungs is transported and delivered to the tissues unconsumed. Secondly, loss of mitochondria means full transport of glucose in blood plasma unused by the RBCs. देखो ना, क्योंकि ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड को भी कैरी करता है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए है ना, तो क्या होते, अगर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता रेड ब्लड सेल के अंदर, तो वो क्या करता, उस डाइजेस्टेड फूड में से एनर्जी निकाल लेता, और क्या होती एनर्जी रेड ब्लड सेल से क्या कर लेते, यूज़ कर लेते। तो ये क्या होना था, ये मतलब डिसएडवांटेज ही होनी थी। फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, गायब हो जाता है रेड ब्लड सेल में से। ठीक है, और नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्या करता है, आरबीसीज को फ्लेक्सिबल बना देता है। ठीक है, ताकि वो जो बिल्कुल पतली पतली जो कैपिलरीज होते हैं उनके थ्रू पास कर पाता है, इसीलिए ईजिली जो रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, और अब आगे ये पढ़ना है कि जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर आरबीसीज कितने होते हैं, 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, अब देखो इतने तो मैच्योर मेल एडल्ट में भी नहीं थे, वहाँ पे भी कितने थे, 5 मिलियन, पर जो इन्फेंट है वहाँ पे कितने होते हैं, 6 to 7 मिलियन। और जो आरबीसी काउंट है ना, मतलब जो आरबीसीज का नंबर है वो क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं वो 5% डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जब स्लीप में होती है तो कोई भी काम नहीं कर रही होती। ठीक है, तो अगर काम नहीं कर रही होती तो लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो आरबीसीज का काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और जो आरबीसी काउंट इज़ हायर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, प्रेगनेंसी एंड इमोशनल अपसेट। अब जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं कोई भी, है ना, तो हमें क्या चाहिए, ढेर सारी एनर्जी चाहिए, मतलब हमें ढेर सारी ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। ये तो मैंने आपको अपने पिछले चैप्टर में अभी आपको बताया है ना। तो क्या होता है कि मतलब अगर आरबीसी बढ़ गया तो ढेर सारी ऑक्सीजन क्या है वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, जो सेल्स एनर्जी बनाते हैं उनकी तरफ। ठीक है, और अगला क्या है, people living at a height of 4200 meter and above increase their RBCs by nearly 30%। जो मतलब पहाड़ों में रहते हैं, है ना, आपने देखा होगा उनके चीक्स क्या होते हैं, रेड रेड होते हैं, उनका फेस जो पूरा रेड रेड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पहाड़ों पे रहते हैं उनका जो आरबीसी काउंट होता है वो नियरली 30% से क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर आरबीसीज का नंबर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गया तो क्या उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीसाइथीमिया। और अगर उनका नंबर ज़रूरत से भी मतलब जितने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम हो गया, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, एरिथ्रोपीनिया। ठीक है, हो रहा है क्लियर, क्या है, पॉलीसाइथीमिया और एरिथ्रोपीनिया। ठीक है, तो आज हम यहीं तक की कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी वीडियो। थैंक यू।